सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। शख्सियत परस्ती किसी बीमारी नहीं बल्कि कैफियत का नाम है। ये कैफियत तीसरी दुनिया के अवाम में बतरजे अतम पाई जाती है। इस कैफियत की वजह से बाज़ औक़ात जिसको चाहा जा रहा होता है उसका गलत भी दुरुस्त लगने लग जाता है। हमारे अवाम के अंदर भी ये कैफियत, ये बीमारी बदरजे अतम मौजूद है। चाहे फिर मरियम नवाज हों, चाहे मियाँ नवाज शरीफ हों, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हों या चाहे इमरान खान हों, पब्लिक शख्सियत परस्ती में इतना आगे निकल जाती है कि लीडर्स जितना भी गलत करते जाएं उनको गलत नहीं लगता, ठीक लग रहा होता है। वो पेशियों पर आए हों तो उनका इस्तकबाल किया जाता है। हालांकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर तो ये ट्रेंड है, लेकिन वेस्ट में अगर देखा जाए तो जिस पर इल्ज़ाम होता है वो मुल्जिम की सूरत में अदालत में पेश होता है या जिन इदारों ने उन्हें बुलाया होता है वहां पर पेश होता है। हमारे यहाँ ट्रेंड ज़रा डिफरेंट है। हमारे यहाँ किसी पर इल्ज़ाम हो तो मुल्जिम की सूरत में नहीं बल्कि लीडर की सूरत में पेश हुआ जाता है और फौजे ज़फ़र मौज उनके साथ साथ चलती रहती है। ये ट्रेंड कितने दुरुस्त हैं? क्या हमारे अवाम को अब इस रविश से बाहर नहीं आ जाना चाहिए? बात अगर एहतसाबी अमल की है तो कानून तो सबके लिए यकसा होना चाहिए। अशराफिया के लिए किसी तौर भी कोई कानून मौजूद नहीं होता, और अगर है भी तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि शख्सियत परस्ती में हम इतना आगे निकल जाते हैं कि हमें अपने लीडर्स का या जिनको हम चाहते हैं उनका जुर्म नज़र नहीं आता, उन पर लगने वाला इल्ज़ाम नज़र नहीं आता। लेकिन एहतसाब तो बहरहाल एक अमल है और उसे होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि इंसानों के अंदर कमियां खामियां मौजूद हैं, और जो एहतसाब करने आते हैं वो एहतसाब करने वाले भी इंसान ही होते हैं। यानी हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं, हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करें कि इंसानों के एहतसाब के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल हों। इंसानों का एहतसाब भी एहतसाब करने वालों ने ही करना है, वो भी इंसान ही होंगे, उनकी भी कमियां खामियां गलतियां होंगी। लेकिन इस एहतसाब को आखिरकार किसी ना किसी ने तो शुरू करना है। आज एजेंडा ऑन नेशनल डिबेट टुनाइट से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #NextAPC। #NextAPC। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, शख्सियत परस्ती और तीसरी दुनिया। ऑन द डिबेट टुनाइट बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान। आज के प्रोग्राम में अपने ऑनरेबल गेस्ट को वेलकम कहते हैं। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, 50 साल से ज़ायद का अरसा आपने सियासत को दिया। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि शख्सियत परस्ती की सियासत कैसी सियासत है कि जब भी एहतसाब के लिए किसी मुल्जिम को जिस पर इल्ज़ाम होता है उसको बुलाया जाता है तो वो खुद तो आता ही है, अपने साथ कारकुनान की फौज ज़फ़र मौज ले आता है। इस हवाले से आइन और कानून क्या कहता है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है क्या बेहतर ना हो कि वो खुद पेश हो बजाय इसके कि उसके साथ कारकुनान की फौज ज़फ़र मौज भी साथ हो? कानून तो नहीं रोकता लोगों को साथ आने से, इसमें कोई शक नहीं। ये तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की भी आज़ादी है, नकलो हरकत की भी और इज्तिमा की भी आज़ादी है, और बुनियादी हक है आवाम का, आम चाहे वर्कर हो चाहे कोई हो। जो चीज़ इस मरहले में ज़्यादा खौफनाक और गलत हुई है बेसिकली जी, वो जो पत्थर लेके चल के आने से मुराद ये है कि आप इरादतन लोगों को जख्मी करने के लिए इरादे से आए थे, इरादतन आप लड़ने के इरादे से आए थे। ये एक नई चीज़ है। पत्थर आपने गाड़ियाँ भरी नहीं है पत्थरों से और वो साथ लेके आए हैं, तो इसकी इजाज़त नहीं देता कानून, कोई कानून कोई आइन नहीं देता। और
लेकिन मुस्लिम लीग वाले, मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग वाले, जी मुस्लिम लीग नवाज वाले, MQM के बारे में मैं ये कहता हूं कि वो लाडले हैं, कराची के लाडले। उनको मैं कराची के लाडले। जी ये मुस्लिम लीग नवाज वाले जो हैं, ये पंजाब के और पंजाब के अवाम के नहीं, ये पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट के बिगड़े हुए बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। इनके ये जो मर्जी कर ले। मैं आपको एक ही मिसाल यही पूछता हूँ, जी ये काम फर्ज कीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया होता, किसी की जमानत हो गई होती आज तक, उनकी ठुकाई हो रही होती उन वर्कर्स की थानों में, अच्छी वाली ठुकाई हो रही होती, उनके घरों पे छापे पड़ रहे होते, पूरी रियासत तो ये जी पीपल्स पार्टी वाले, ये बदमाश, ये लोग ऐसे गंगा में नहाए हुए हैं, ये मुस्लिम लीग नवाज वाले, कि ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दे। चीफ जस्टिस की कोर्ट रूम पे धावा बोल दे, इनको कुछ नहीं होता, कोई चार्ज नहीं, कोई अदालत नहीं बुलाती। ये जजों को फोन कर के धमकियां दे के उनसे ये उनको मजबूर करें कि वो बीबी और आसिफ साहब को मिसाल के तौर पे 5-5 साल सजा दें, सारी जायदाद, मतलब उनको बाहर अदालत ने और इन्होंने तो सड़क पे बिठा दिया निकाल के, सारी जायदाद सब। ये इन्होंने फैसला करवाया। 3 जज अपनी मुलाजमतों से गए उस वजह से जी। इनको किसी ने पूछा ही नहीं। मॉडल टाउन में 14 लोग, मतलब गोलियां लगी, काम आए, वो उनकी अमवात हुई, 14 लोगों की, बशमूल 2 खवातीन के। 5 घंटे गोली चलती रही और वो नज़ारा सारी दुनिया देखती रही, लाइव टेलीविजन दिखाता। इनको किसी ने कुछ पूछा? 1993 में असेंबली डिसमिस होती है नवाज शरीफ की। 6 हफ्ते के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर करता है डॉक्टर नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस। 6 हफ्ते के अंदर 26 मई तक वो रिस्टोर हो गई। और ये दलील दी गई कि जो महज इल्ज़ामात हैं करप्शन के, ये महज इल्ज़ामात जवाज पैदा नहीं करते कि आप गवर्नमेंट को डिसमिस कर दें और असेंबली को डिसॉल्व कर दें। वो ये असेंबली 3 साल बाद डिसमिस होती है, बीबी प्राइम मिनिस्टर है जी, और फैसला जज देते हैं तो जज ये कहते हैं कि करप्शन की बुनियाद पर अनप्रूवन साबित नहीं हुई, लेकिन उसकी इल्जामात पर इतने इल्जामात लगे हों कि वो सिस्टमिक करप्शन हो जाती है जी। तो उस पे इनको छोड़ दिया। मतलब बीबी के और फैसले के लिए और फैसला होता है, इनके लिए और फैसला होता है। ये चले जाते हैं। पहला जो NRO हुआ, पहला NRO वो तो इन्होंने किया था परवेज मुशर्रफ के साथ, सऊदी अरब जाने वाला। वो ये सारे अपने जराइम करके अपने सारे, क्योंकि एतजाज साहब कदा कलामी की माजरत, क्योंकि अब आपने बात NRO की ही कर डाली है, तो फिर अगली बात और सवाल एक ज़िमनी सा है। हालांकि सवाल मैंने कुछ और पूछना था, लेकिन क्योंकि बात NRO की चल निकली है, शेख रशीद साहब कहते हैं कि अब भी मियां नवाज शरीफ साहब एक मुआहदा करके निकले हैं यहाँ से 5 साल का, और खान साहब से मुआहदा ये है कि आप कमेंट करते रहें, 5 साल के बाद वो लंदन से वापस आए तो आए, उससे पहले नहीं आते। क्या आपके पास कोई ऐसी इत्तलात है कि ऐसी कोई बात हुई है? मैं तो बेटा शेख रशीद से पहले से कह रहा हूँ
कि ये हुकूमत जो इमरान खान की है, इस हुकूमत का ज़ामिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और जो डील हुई है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ ये शामिल है। इनकी खामोशियां, इनकी मतलब 2 बेटे मफरूर हैं बाहर बैठे हुए, बहुएं बाहर बैठी हुई हैं। इनका जो हम क्या वो इसाक डार साहब समधी हैं जी, समधी हैं, समधी का लफ्ज जी, वो समधी वो बाहर बैठे थे, मियाँ साहब बाहर बैठे। मरियम बीबी जमानत पे है, उस पे जुर्म साहब गलत है या सही वो अपील में वो फैसला होगा, पर जहां तक कानून का ताल्लुक है उस पे जुर्म साबित हो चुका है। और वो इस दलेरी के साथ जुलूस निकाल रही है, पत्थर लेके चल रही है और मार धाड़ कर रही है। अब ये कहते हैं कि जी वो एक लेजर गन चली थी और वो मिर्चें उसमें पड़ी हुई थी और आंखों में मिर्चें पड़ गई और फिर वर्कर देखें, ये एक वाकया है मरियम वाला जी। ये वाकया कम अज कम 20 या 25 लाइव कैमरों के सामने हुआ है जी। क्या मैं ये दुरुस्त नहीं कह रहा हूँ? Absolutely right. You're right, sir. जी पहुंची नहीं है और उनके सामने कैमरे फिर रहे हैं। कैमरा वायरलेस के साथ अपनी गाड़ी के साथ कनेक्टेड है और गाड़ी उसी वक्त लाइव दिखा रही है। अब 25-30 कैमरे जहाँ हों वहाँ ये इंक्वायरी करना कि किसने क्या किया ये कोई मुश्किल तो बात नहीं है, दुश्वार। ये तो वो भी पता लग जाएगा बंदा जिसने मरियम के कार का शीशा तोड़ा है, वो मुस्लिम नवाज का होगा, जिस हुकूमत कह रही है बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज का होगा। यानी आप समझते हैं एतजार साहब, आप समझते हैं कि PMLN ने ये प्लान किया, ये उनका प्लान था कि इस तरह से जाना है ताकि असल मुद्दे से बात या जो असल मुद्दे से कैमरास हैं या लोगों का फोकस है वो हटाया जाए? आप एक चीज देखें, ये बिल्कुल आपने उस बात बड़ा अच्छा सवाल किया। एक चीज देखें जी, आज तीसरा दिन है उस वाक़े को। आज भी आप और मैं बात कर रहे हैं किस तरह हुआ, पत्थर कहां से आए, ये क्या हुआ, लेजर गन थी नहीं थी। दूसरे चैनल्स पे भी मैं जितने देखता रहा हूं, कल भी और परसों भी जी जी, पहला पत्थर किसने मारा, पत्थर साथ लाए थे कि नहीं लाए थे, मरियम बीबी अपनी गाड़ी दिखा रही है, यहाँ से टूटी है वहां से। वो 200 एकड़ का मामला कहाँ गया? 208 मुरब्बा जमीन लाहौर की मुजाफात, अब तो लाहौर पहुंच गया बाबा जी जी। ये तो अरबहा रुपयों की जमीन है उस खातून की जो कहती है मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं, ना लंदन में ना पाकिस्तान में। पर ये मुद्दा खत्म, ये तो बीच में से निकल गया। किसी ने जिक्र तक नहीं किया कि बीबी वो मीडिया बैठा हुआ है। मीडिया को देखें किस तरह बैठाते हैं कि मीडिया को वो मरियम औरंगजेब टेक्स्ट करती है और फिर इशारे करती है कि ये देखो, ये फोन पे देखो, फोन को देखो, फोन को पढ़ के वो सवाल कर रहे हैं मरियम से। अब मुद्दा वो सारा मामला कि वो कहाँ गया, वो 200 एकड़ किसके पैसे से आया, क्या कमाई थी। और ये 200 एकड़ मरियम के नाम है, 200 से ज्यादा एकड़ नवाज शरीफ के नाम है, भाइयों के नाम है। तो 20-30 मुरब्बा जमीन इन्होंने वहां ले रखी है। कहां से दिखाएंगे? ये इन्होंने पत्थर चलाए हैं, वो किया है, कार तोड़ी है, सब कुछ किया है।
लेकिन ताकि वो मामला एतजाज एहसन साहब, आप माशाल्लाह इतने सीनियर कानूनदान हैं, आपसे पूछना बनता है कि अब मुल्जिम तो मुल्जिम होता है, जब वो किसी पेशी पे आता है तो पेशी पे उसको मुल्जिम के तौर पर ही पेश होना चाहिए। अगर कारकुनान हैं तो कल को अगर उनको कहीं अदालत से क्लीन चिट मिलती है या उनके हक में फैसला आता है, फिर तो कारकुनान का साथ आना और उनका इस्तकबाल करना, रेड कारपेट वेलकम करना बनता है। लेकिन ऐसी सूरत में जबकि आपके ऊपर इल्ज़ाम है और आप पेश हो रहे हो, तो इतने सारे लोगों के साथ ये तो बलवे के जुमरे में नहीं आता सर? आता है ये। मैं कहता हूँ कि ये आज़ादी हर शहरी को है कि वो जाके कोई अदालत की कार्रवाई सुने। लेकिन अगर वो अपनी जेब में पिस्तौल लेके और पत्थर लेके आएगा तो फिर तो उसका इरादा नहीं है, फिर वो बिल्कुल उसको इजाज़त नहीं है, फिर कोई कानून उसको इजाज़त नहीं देता। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई कानून इजाज़त नहीं देता। लेकिन सर अब ये बात भी तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ज़ाहिर है दो अलग जमातें हैं और दोनों इस वक्त कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तलाफ में हैं। मौलाना साहब आप लोगों से नाराज़ हैं, उसकी वजह यह है कि उनको लगता है कि आप लोग सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं। तो अब ऐसी सूरत में PMLN और पीपल्स पार्टी के भले आपस में इख्तलाफात हों, लेकिन बिलावल साहब तो मरियम बीबी के हक में बात करते हुए नजर आते हैं, उनके बयानात आपकी नज़र से गुजरे होंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर है आपकी अपनी ज़ाती राय है जो भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के बतौर लीडर की हैसियत से आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा, उस पर मैं मदद करूँगा, पर पहले मौलाना की बात करें। जी जी। मौलाना साहब के पास जब वो धरना लेके आए थे, और धरना वो एक मोबाइल धरना था, गश्ती किस्म का गश्त करता हुआ जो धरना था, जी जी, वो एक लफ्ज गलत हो गया अदाब, ऐसे मैं उस पर माजूद करता हूँ, नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब उसका वही है, मतलब उसका वही है, आम उर्दू में हम कह सकते हैं, लेकिन उसको नेगेटिव टर्म्स हैं। खैर हम उसको देख लेंगे, आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा सर। अच्छा, अब वो मोबाइल धरना तीन अजला के सिर्फ पठान आबादी और उनकी भी पठानों की भी अकलियती आबादी, जोब से, डेरा इस्माइल खान से और बन्नू से, ये वो लोग कोई 4-5 हज़ार लोग थे। हम देखते थे 4-5 हज़ार लोग, उनको एक वर्दी पहनाई हुई है जी जी, वो खाकार की ट्रेडिशन बनाई हुई है जी, और कभी उनको इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। कोई डी चौक में आने की बात नहीं करते। झगड़ा और इरादा लड़ने का तो तब होता है जब आप कहते हैं मैं डी चौक में पहुंचूं। हमने कहा, वुकला ने मार्च 2007 में कि हम डी चौक पहुंचेंगे, और हम लाखों की तादाद में पहुंचे डी चौक। दूसरी दफा हम चले ही थे तो रास्ते में ही गवर्नमेंट को इतनी खौफ आ गया कि ये डी चौक आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कि उन्होंने सारे जज को बहाल कर दिया। अब इनका क्या इरादा था? मौलाना का कोई इरादा इनका नहीं था। इनका इरादा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए इजाज़तनामा लेना कि वो मुल्क से बाहर चले, और वो मुल्क से बाहर चलेगा। तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए जो इजाज़तनामा वो लेने के लिए आए थे बकौल आपके, उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक ज़मीनी सा सवाल पहले मैंने किया था एजाज साहब से कि क्या ये आपकी पार्टी पोजीशन रहेगी या आपकी ज़ाती राय है, खासतौर पर मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। और दूसरा सवाल कि JUIFA ने एक काम किया, धरना दिया, और एजाज साहब कहते हैं कि धरना इसलिए दिया गया कि मियाँ साहब को अब छुटकारा दिलवाया जा सके या उनको यहाँ से जाने के लिए कोई ग्राउंड्स बनाए जा सकें। उसमें वो कामयाब हुए नहीं हुए, बात होगी एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा हमारा।
वेलकम बैक। सीनियर सियासतदान, कानूनदान बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हमारे साथ आज इस खुसूसी नशिस्त में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले उनसे हम बात कर रहे थे कि मौलाना साहब की ये जो मुखालफत चल रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग से, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। और ब्रेक से पहले ही एतजाज साहब ने ये कहा कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने के लिए ग्राउंड्स बनाने थे, शायद यही एजेंडा था मौलाना साहब का। ये अब पूछते हैं बैरिस्टर साहब से। बैरिस्टर साहब, क्या मौलाना साहब उसमें कामयाब हुए या मामला कुछ और है और नज़र कुछ और आ रहा है? नहीं, कामयाब तो हो गए। मौलाना साहब कामयाब हो गए। मियाँ साहब बाहर बैठे हैं, वो सजा याफ्ता है। 6 हफ्ते की उनको मोहलत मिली थी और वो अब मेरा ख्याल 9 माह हो चले या 10 माह हो चले, वो बाहर बैठे। कोई उनको परवाह नहीं है, बर्गर वगैरह खा रहे हैं और सैर व तफरीह कर रहे हैं। तो मौलाना साहब उसमें तो कामयाब हो गए। पर नवाज शरीफ ने जाने के सिर्फ यही तो नहीं होता कि प्रेशर डालो और अगला जाने देता है। जाने देने के लिए कुछ जमानतें भी देनी पड़ती हैं और वो जमानत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मियाँ शहबाज शरीफ ने दे रखी है इमरान खान को हुकूमत अपने मियाद पूरी कर देगी। ये करते रहेंगे, कुछ पत्थर मार लिए, कुछ ये कर लिया, वो कर लिया, ये वो करते रहेंगे। ये यानी एतजाज साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि मैच फिक्स हुआ है। और जिस तरह फिर शेख रशीद साहब कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारी ही टीम के खिलाड़ी हैं, उनको जैसा हम कहेंगे वो वैसा करेंगे, इसीलिए एपीसी अब तक होके नहीं दे रही है। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, आप ये देखें ना, इस बात में सदाकत तो बड़ी क्लियर है। चेयरमैन बिलावल ने बजा तौर पे, दुरुस्त तौर पे ये कहा कि इस इनकलाबी मार्च को की क़यादत मियाँ शहबाज शरीफ करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जी, उनको क़यादत करनी है। हम वकला की मूवमेंट में मैं क़यादत में था, मेरे पेट में पत्थर मारा पुलिस ने इतनी जोर से कि 2 दिन में आईसीयू में रहा। मैं 1998 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी जी, पार्लियामेंट के बाद मैं तब भी मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में था। मेरे सर पे इतने जोर से पत्थर मारा, इतने जोर से पत्थर मारा कि लाठी टूट गई। ये सारे अखबारात में तस्वीर आई। उस वक्त 24/7 ये वीडियो फिल्मिंग नहीं होती थी जी जी, पर अखबारों में अखबार होते थे, फिल्म ये वीडियो नहीं होते थे। तो आगे लीड करना पड़ता है। अब मियाँ साहब कहते हैं कि बिलावल साहब लीड करेंगे क्योंकि वो नौजवान है। अब मैं तो नहीं चाहूँगा कि बिलावल साहब लीड करें। उसकी वजह ये है कि हमारी है सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की जी। अगर सिंध गवर्नमेंट, सिंध से निकल के हम दावा बोलते जाएं और पंजाब और इस्लामाबाद की जाने और हम आगे हों, तो हम पे एक जायज़ तौर पे इल्ज़ाम लगेगा कि ये तो सिंधी होके और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इन्होंने पंजाब पे चढ़ाई कर दी है और सिंध और पंजाब की लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है। भाई मियाँ शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस दिन के लिए है? अगर वो ऑपोजिशन को लीड नहीं करेगा तो ये मूवमेंट चलेगी तभी चलेगी अगर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज। मैं जो एक अरसे से मुसलसल एक ही सवाल किए जा रहा हूँ कि अगर एपीसी होती है तो एपीसी को लीड कौन करेगा? असल फुकदान तो फिर लीडरशिप का है और कंसेंसस का है, और कंसेंसस नहीं है तो फिर एपीसी तो मुझे फिर होते हुए नजर नहीं आती। इसके ऊपर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ तो जेयूआई फे नाराज बैठी है, दूसरी तरफ आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि सिंध अगर यहाँ पर आता है तो सिंध के ऊपर एक सवाल उठेगा कि आप यहाँ क्या करने आ गए। तो फिर एपीसी करने के लिए कलेक्टिव इनिशिएटिव किसकी तरफ से होगा और लीड कौन करेगा अगर होती है तो? अव्वल तो ये बता दें कि होती हुई नजर आती है आपको एपीसी हो सकती है आने वाले दिनों में? एपीसी हो जाएगी। अच्छा।
और उसकी सरबराही और उसकी मेज़बानी चेयरमैन बिलावल करेगा। अच्छा अच्छा। और उसमें बड़ी फाज जमातें आएंगी। ये शायद नून आए ही ना। शायद इसमें शायद की प्रोबेबिलिटी कितनी % है सर 100 में से? 100 में से अगर तो एपीसी में ये महसूस हो गया लोगों को कि इस एपीसी ने मौसर होना है और मौसर इक़दामात उठाने हैं और मज़ाहमती सियासत करनी है, तो फिर तो नवाज शरीफ की पार्टी बीच में बिल्कुल नहीं होगी। ये मार खाने वाली पार्टी नहीं है। आज भी देखें जितने लोग इनके साथ हैं इर्द गिर्द, जितने सब ज़िया-उल हक के वक्त के हैं या उनके वालिद साहिबान या बुजुर्ग ज़िया-उल हक के साथ। राइट। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब, बैरिस्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने, और इसके हवाले से जी 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 बोलिए, आप बोलिए। मेरी गुजारिश, आप बोलें। चौधरी निसार साहब उस वक्त के, जी जी, एहसन इकबाल साहब की वालदा आपा फातिमा निसार फातिमा उस वक्त की, जी जी, शायद खाकान अब्बासी साहब के वालिद मोहतरम खाकान अब्बासी साहब उस वक्त के, ये सारी की सारी टीम वो है। ये शहबाज शरीफ उस वक्त का, नवाज शरीफ उस वक्त का, ये तो ज़िया-उल हक की टीम है। और बनते ये जमहूरी हैं, अपने आप की अपनी अपार्टमेंट्स को बचाने के लिए, और ये वो अच्छा, और जाके बैठ जाते हैं। जब जरा मुश्किल वक्त आता है, आप सोचें जब ये गए हैं सऊदी अरब, जी, सऊदी अरब गए हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ अपने अहलो अयाल और 24 मुलाजमीन के साथ, ड्राइवर 2 ड्राइवर 3 बावर्ची और कई कनीज़ाएं, और इन्होंने नहीं पूछा चौधरी निसार अली का जो उस वक्त जेल में था, नहीं पूछा गौस अली शाह का जो उस वक्त जेल में था, जी, नहीं पूछा मुशाहिद हुसैन जो उस वक्त जेल में था, जी, नहीं पूछा ये जिनका नाम अभी मैंने लिया, बड़े ख्वाजा सफदर साहब के बेटे ख्वाजा आसिफ साहब, नहीं पूछा, जी, ख्वाजा आसिफ ये भी जेल में थे, गिरफ्तार थे, वो अपने कुनबे को लेके गायब हो गए। अच्छा, अब बैरिस्टर साहब आपने जितनी बातें की उनका मैं लुबे लुबाब तो समझ सकता हूँ, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि पीएमएलएन मार खाने वाली जमात नहीं है, पीएमएलएन के लोग मार खाने वालों में से नहीं है या लाठियाँ खाने वालों में से नहीं है, ये जोश जज्बा, ये जालापन पीपल्स पार्टी में आपके मुताबिक नज़र आता है, लेकिन आप लोग स्ट्रीट पॉलिटिक्स में उतने लोग निकाल नहीं पाते हैं। मोहतरमा शहीद ने निकाले, पूरी दुनिया ने देखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अपना एक कैरिज़मा था, लेकिन आपको लगता है कि इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर दिखा पाएंगे बगैर पीएमएलएन के पीपल्स पार्टी वाले? नहीं, पीएमएलएन ने तो स्ट्रीट पावर दिखानी नहीं। आपको मैं ये बार बार कह रहा हूँ, पीएमएलएन स्ट्रीट पावर दिखाने के लिए नहीं है। आप मरियम के भी उस जुलूस का, सर आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ जी जी जी, मैं आपके प्रोग्राम आपके पॉइंट पे आता हूँ, पर ये जरा जरूरी सुन ले। जी 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 जी, वो मरियम के ड्रोन कैमरे से ऊपर से शॉट्स लिए गए हैं, ऊपर से डायरेक्टली वर्टिकल, वो कितने दिखाते हैं? 60-70 लोग दिखाते हैं, कोई हजारों में लोग नहीं है, 60-70 लोग हैं, और वो पत्थर मारने वाले हैं। जहां तक पीपल्स पार्टी के मोबिलाइज करने का है, लोगों को मोबिलाइज करने का, जी जी, वो पीपल्स पार्टी ही कर सकेगी और करेगी। और ये बुज़दार को अगर इमरान खान ने हटा दिया या यही इंडिया दे दिया कि ये जा रहा है और कोई और आ रहा है, तो लाइन लग जानी है,
वेलकम बैक। सीनियर सियासतदान, कानूनदान बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हमारे साथ आज इस खुसूसी नशिस्त में मौजूद हैं। आपने खुद कहा कि सिंध कैसे आकर विफाक के ऊपर धावा बोल दे जब तक कि यहाँ की एक्चुअल जो पोजीशन है वो खड़ी नहीं होती। लेकिन सिंध के अंदर कितना डिलीवर कर रहा है ये भी तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि विफाक को तमाम आईनी ऑप्शन देखने पड़ जाते हैं कि हम शायद आने वाले दिनों में गवर्नर राज भी लगा दें। तो जब सिचुएशन इस हद तक आ जाती है तो परफॉर्मेंस और डिलीवरेंस के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क वहां पर भी है ना। बसद एहतराम एतजाज अहसन साहब। सिंध, मैं बसद एहतराम आपसे भी अर्ज करूं जी जी कि सिंध के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा हो रहा है ना उतना है नहीं जितना काम सिंध में भी हुआ है। सिंध में ऐसे अस्पताल हैं जिसमें इलाज मियां नवाज शरीफ भी जाके करवा सकते हैं और मुफ्त करवा सकते हैं। और ये CVD के वाले जो अस्पताल हैं सिंध में जितना हर में पानी के पंप्स दिए गए हैं और प्योर वाटर प्लांट्स लगाए गए हैं और सिंध में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा एक बिल्कुल सिंध के खिलाफ बहुत सख्त है, इसमें शक नहीं। और ये नून लीग वाले और PTI वाले प्रोपेगेंडा की जंग किसी से हार जाएं ये मुझे बड़ा दुश्वार और मुश्किल लगता है। मेरे जाली मेरी तरफ से मैसेजेस रोज आ रहे हैं और जाली मैं आज प्लीज प्रोग्राम में ये चलने दें कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, मैं कोई फेसबुक अकाउंट नहीं करता और मेरे जाली अकाउंट जाली वो ट्विटर हैंडल है आपका जाली बना हुआ। हाँ जी बल्कि एतजाज अहसन साहब की तरफ से मैं यहाँ अनाउंसमेंट भी अपने शो पर कर देता हूँ कि एतजाज अहसन साहब डिजिटल मीडिया के ऊपर कतई तौर पर मौजूद नहीं है। उनके नाम से जो भी अकाउंट्स बने हुए हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो, वो फेक है। उससे जारी होने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए प्लीज़ उसके ऊपर ट्रस्ट ना किया जाए क्योंकि वो फेक है और वो कोई भी पॉलिटिकल ब्रिगेड उसको बना सकती है। एतजाज साहब, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि नून लीग मैनेज हो चुकी है, मतलब बात सीधी सी है कि नून लीग ये मुआहदा कर चुकी है कि खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, तो क्या ऐसी ही सिचुएशन कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं है कि आप दोनों अपोजिशन पार्टीज आपस के साथ अब नेक टू नेक जो है पॉलिटिक्स कर रही हैं और इसका फ़ायदा डेफिनेटली गवर्नमेंट को हो रहा है और आने वाले 3 साल में भी शायद होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी इस सारी सिचुएशन में साथ हैं? नहीं, हम बिल्कुल साथ नहीं है गवर्नमेंट के और लेकिन इसका फायदा गवर्नमेंट को हो रहा है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन की जमातें हैं, हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन वही नजर नहीं आता। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा हूँ 6 साल जी पहले, 1999 से पहले की सेनेट में 3 साल और 3 साल इसके बाद में। और मुझे पता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है। यहाँ ये चले जाते हैं कि जी हम कोरोना और आइसोलेशन में जा रहे हैं, जब वो 3 दफा आइसोलेशन में जा चुके हैं, पेशी हो तो आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो काम अपोजिशन के लीड करने का काम तो एक मेहनत का है और आगे बढ़ के पहला पत्थर खाना, ये इनमें नहीं है सकत। अच्छा एतजाज अहसन साहब, क्या जहांगीर खान तरीन साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप से राब्ते हुए हैं? क्योंकि ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि PMLN की सीनियर लीडरशिप और पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप से JKT ने राब्ते किए हैं लंदन में। उन्होंने क्या कोशिश की होगी करने की, शायद, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, पर वो जो मैंने उसका बयान सुना है रिसेंटली, कल परसों ही चल रहा था जी, कि वो कह रहा है कि मैं नवाज शरीफ, मैं इमरान खान के साथ हूँ और साथ रहूँगा। ठीक है, हमारी इख्तलाफात हैं पर मैं उसके साथ हूँ जी। तो वो ऐसा इम्कान तो कोई नहीं लगता उसका, और हमारी पार्टी के साथ तो कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। राइट। अच्छा सर, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 17 अगस्त को
नैब कोर्ट पेश हो रहे हैं, उन्होंने फैसला किया है और आज की ये टॉप स्टोरी भी रही है और गुज़िश्ता 2 दिन से यही बात गर्दिश कर रही है। तो ये फरमाइएगा कि वो खुद पेश होंगे अकेले या उनके साथ भी कारकुनान की उतनी बड़ी तादाद होगी जितनी मरियम नवाज साहिबा के साथ हाल ही में हमने देखी? नहीं, कारकुनान की तादाद नहीं होगी। अच्छा, खुद कला होंगे उनके। जी जी। एक डिसेंट तरीके से अदालत जाएंगे और कारकुनान की तादाद नहीं होगी, मेरे ख्याल में नहीं होगी। पर मैं ये हतमी तौर पे नहीं कह सकता हूँ, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ जी कि जी, नहीं होगी। राइट। अच्छा, बुज़दार साहब और पंजाब, बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? क्या ज़ाहिर है कि आप एक सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, आपके पास जो खबरें होती हैं शायद वो किसी बड़े जर्नलिस्ट के पास भी ना हो। क्या काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई ऐसा भी मुआहदा या ऐसी कोई डील हुई कि 2.5 साल बुज़दार साहब या PTI का बंदा वज़ीर आला पंजाब रहेगा, उसके बाद 2.5 साल काफ लीग का कोई बंदा देखेगा वज़ारत आला को और पंजाब की गवर्नेंस करेगा? देखें, बुज़दार साहब की जो हुकूमत को या उनकी कुर्सी को इस्तेहकाम है, उसकी वजह क्या है ये कोई बोलता ही नहीं। उसकी वजह जो है जी जी, वो उसकी कारकर्दगी नहीं है, या बुरी या अच्छी, या कारकर्दगी का कोई मामला नहीं है और कोई जिक्र नहीं करता। जी, जैसे मैंने तो पहले अर्ज किया कि जब से ये पत्थर वत्थर मारने और मरियम बीबी ने अपनी गाड़ी की फिल्में बनानी शुरू की हैं, तो वो 200 एकड़ के को सब भूल ही गए जो 4 था 200 एकड़। इसी तरह बुज़दार का मसला ये है, या बुज़दार की अहमियत ये है, कोई ये नहीं कि उसके पीछे किसी माफ़ाकुल फितरत किसी शख्सियत का हाथ है या कोई ऐसी बात नहीं है। बात है सिंपल रियाजी की। अच्छा, रियाजी की। वो कैसे? जिस तरह मरियम के वो सिलसिले में बात है अराजी की, यहाँ बात है रियाजी की। वो एक्सप्लेन तो कर देना सर, आप एक्सप्लेन तो कर दें, ये हमारे लिए तो उक्दा, ये खोल दें हमारे सामने क्या है ये। रियाजी की बात ये है जी कि 1 मिनट के लिए आप बुज़दार को हटा लें, और ये ऐलान कर दें कि बुज़दार हट रहा है और अलिफ या बे आ रहा है वज़ीर आला, तो मेजॉरिटी इनकी इतनी थोड़ी है कि 10 वज़ीराए आला कैंडिडेट होंगे, कोई 8 मेंबर लेके बैठा होगा मियाँ वाली जाके, कोई भावनगर पहुंचा होगा। और ये बुज़दार को अगर इमरान खान ने हटा दिया या यही इंडिया दे दिया कि ये जा रहा है और कोई और आ रहा है, तो लाइन लग जानी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एतज़ार साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगा और उसका मुझे क्विक रिस्पांस चाहिए होगा आपसे। विफाक कहता है कि अगर डिलीवरेंस नहीं है किसी सूबे की तो गवर्नर राज उसका इख्तियार है, और इसमें कोई शक नहीं है, कानूनी और आईनी इख्तियार है। इस सूरत में कि जब एक हंग पार्लियामेंट चल रही है और इस वक्त सही पॉलिटिक्स अगर अपोजिशन की सूरत में कर रही है तो पीपल्स पार्टी कर रही है, और नजर आ रहा है अगर विफाक ये फैसला लेता है कि कराची के हालात और सिंध के हालात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नर राज लगा दिया जाए, तो पीपल्स पार्टी इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? कोई कमेंट सर? नहीं, ये गैर आईनी होगा, गैर आईनी राज नहीं लगा सकती। अच्छा, वो ना 149 से आर्टिकल जो आजकल बताए जा रहे हैं 149 और 147, ये इसमें रजा सूबे की होती है। सूबा अगर चाहे कि मुझे ये अफसरान या ये अपनी पुलिस या ये अफसर जो एहलकारान है वो मुझे लैंड करें और मैं अपना इंतज़ाम चला सकूं, रेंजर भेजें मेरे पास, फौज भेजें मेरे पास, ये सूबा कर सकता है। तो सर फिर मुझे ये बताइए, फिर आप ही के दौर में एक वक्त में सलमान तासीर साहब को गवर्नर बनाया गया था, वो क्यों फिर बनाया गया था सर? गवर्नर राज लग सकता है, वफाक लगा सकती है, राइट, लेकिन लगा सकती है आर्टिकल 234 के तहत। अच्छा, और जब 234 के तहत आर्टिकल के तहत गवर्नर राज लगाती है तो 2 महीने के अंदर अंदर उनको दोनों मुश्तरका ईवान बुला के, सेनेट भी और नेशनल असेंबली भी,
अक्सरियती करारदाद से उसको मंजूर कराना पड़ता है, एंडोर्स कराना पड़ता है। एब्सोल्युटली राइट। अब वो नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। वो सेनेट जो मेजॉरिटी नहीं है, बिल्कुल सही है, खाते हैं नंबर। बिल्कुल सही है। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, सीनियर सियासत कानूनदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, तफसीली बातचीत की आपने आज इस इंटरव्यू में और शख्सियत परस्ती से मुताल्लिक तफसीली बातचीत हुई और वो बातें जो शायद सियासतदान खुलकर नहीं करते होते उन्होंने खुलकर की हैं और PMLN के हवाले से और दो अपोजिशन जमातों के दरमियान डिवाइड खुलकर सामने आ गई है। प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।